हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन जोन में स्वागत है। अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखें। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं अपनी पॉलिटी से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें से 9 वीडियोज आ चुके हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक वो 9 वीडियोज नहीं देखे हैं तो या तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें या फिर इस वीडियो में उन 9 वीडियो की लिंक लगी हुई है, तो वो सारे वीडियोज आप लोग ज़रूर देखें, जिससे आपकी आने वाली परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। तो आइए हम लोग देरी न करते हुए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और अपना सेशन देखते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, किस वर्ष खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1964, ऑप्शन डी 1956। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी 1954। कब लागू हुआ था? 1954। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था, तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2005 या ऑप्शन डी 1949। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी 2005। 2005 कब हुआ था? तो यह हुआ था 11 मई सन 2005 को। ठीक है, 11 मई सन 2005 को लागू हुआ था। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? सूचना का अधिकार अधिनियम। तो इसी को ही हम लोग कहते हैं RTI। ठीक है, इसी को ही हम लोग क्या और किस नाम से जानते हैं? तो RTI नाम से जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया? ऑप्शन ए अधिनियम 1990, ऑप्शन बी अधिनियम 1989, ऑप्शन सी अधिनियम 1992 या ऑप्शन डी अधिनियम 1991। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए अधिनियम 1990। कब लागू हुआ? अधिनियम 1990। देखो, ये जो अधिनियम कब आया था? ये अधिनियम आया था 1989 में। कब आया था? 1989 में। लेकिन लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 1990 में। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? ऑप्शन ए लिली थॉमस बनाम संघ, ऑप्शन बी नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, ऑप्शन सी नमित शर्मा बनाम भारत संघ या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी नमित शर्मा बनाम भारत संघ। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? एक होता है संघीय न्यायालय और एक होता है उच्च न्यायालय। तो ये संघीय न्यायालय के विषय में पूछ रहा है। देखो, ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1937, ऑप्शन सी 1946 या ऑप्शन डी 1947। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी 1937। देखो, इसके विषय में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं इसे। वर्तमान में पहले जब भारत अपना आज़ाद नहीं होता तो भारत के आज़ाद होने के पहले ये क्या बना था? संघीय न्यायालय। क्या बना था? संघीय न्यायालय, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत हुआ था, जो कब बना था? 1937 में। ठीक है,
इसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे? मॉरिस, कौन थे? मॉरिस गेयर, ठीक है, मॉरिस गेयर। ये पॉइंट आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। यह संघीय न्यायालय है, ना कि उच्च न्यायालय, ठीक है। उच्च न्यायालय अलग होता है और संघीय न्यायालय अलग होता है। जब भारत अपना आज़ाद नहीं होता तब क्या किस नाम से जाना जाता था? तो संघीय न्यायालय के नाम से जाता था। जब भारत अपना आज़ाद हो गया उसके बाद उच्च न्यायालय का गठन हुआ है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये आ गया वही क्वेश्चन। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? ऑप्शन ए 27 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 28 जनवरी सन 1950, ऑप्शन सी 29 जनवरी सन 1950 या ऑप्शन डी 30 जनवरी सन 1950। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी 28 जनवरी सन 1950। कब लागू बना था, उद्घाटन हुआ था? तो एससी का उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 को, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम कितने न्यायाधीश होते हैं? ऑप्शन ए 34, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 31 या ऑप्शन डी 30। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। वर्तमान में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 34। थोड़ा हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन नीचे देख लेते हैं। देखो ये जब मूल संविधान बना था तब न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर तो कितनी थी? 8 थी। तो मतलब कि 7 न्यायाधीश होते थे और एक मुख्य न्यायाधीश बराबर 7 होते थे। यही संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। तो जब 1956 में हुआ तो 1956 में इनकी संख्या कितनी कर दी गई? 11 कर दी गई। 1960 में आते आते इसकी संख्या कितनी कर दी गई? 14 कर दी गई। 1978 में इनकी संख्या कर दी गई 18। 1986 में उनकी संख्या कर दी गई 26 और सन 2008 में इनकी संख्या हो गई थी 31, ठीक है। 30 + 1 इसमें सब ये रहेगा, ठीक है। और लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में है 34, ठीक है। देखो 31 + 3 अतिरिक्त कर सकते हैं, टोटल कितने हो गए? 34। तो वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 34 है। किसको? मुख्य न्यायाधीश को लेकर, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश को लेकर के 34 न्यायाधीशों की संख्या कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। अब हम लोग बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए 1950 के संसद अधिनियम द्वारा, ऑप्शन ए भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के द्वारा, भारत सरकार के अधिनियम 1953 के द्वारा या ऑप्शन डी भारतीय संविधान के द्वारा, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी भारतीय संविधान के द्वारा, ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो भारतीय संविधान के द्वारा, ठीक है। हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद ऑप्शन ए 124, ऑप्शन बी 132, ऑप्शन सी अनुच्छेद 125 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 120। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 124। 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। तो किसको अपना पद त्याग पत्र दे सकता है? ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश को, ठीक है। ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को या ऑप्शन डी विधि मंत्री को। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ठीक है। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के
न्यायाधीश, ठीक है, न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश दोनों ही होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन नीचे देख लेते हैं। देखो, अनुच्छेद 124 की क्लॉज सेकंड के सब क्लॉज ए के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना या अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। किसको? राष्ट्रपति को, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी आयु कितनी होती है जब वो रिटायर ले सकते हैं अपना? तो ऑप्शन ए 62 वर्ष, ऑप्शन बी 63 वर्ष, ऑप्शन सी 60 वर्ष या ऑप्शन डी 65 वर्ष। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी 65 ईयर। 65 ईयर ये कहाँ पर है? एचसी पर है, लेकिन एचसी हाई कोर्ट पर कितनी है? तो वो अधिकतम वर्ष 62 वर्ष तक अपने कार्य में रह सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी विधि आयोग द्वारा, ऑप्शन सी संसद द्वारा या ऑप्शन डी मंत्री परिषद द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन सी, संसद द्वारा, ठीक है, संसद द्वारा। थोड़ा इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो, अनुच्छेद 125 की क्लॉज फर्स्ट के तहत उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण संसद द्वारा बनाए गए विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग कोई कॉपी में नोट जरूर कर लिया करें, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय में, ऑप्शन सी जनपद तथा सत्र न्यायालय में या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है। थोड़ा हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जो ये है। देखो, संविधान के अनुच्छेद 127 की क्लॉज फर्स्ट के अनुसार यदि किसी समय न्यायालय के सत्र को चालू रखने के लिए न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति प्राप्त न हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायालय की नियुक्ति कर सकता है, ठीक है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कम पड़ जाए तो जो उच्च न्यायालय होते हैं, जैसे बोलते हैं हाई कोर्ट, वहाँ के न्यायाधीशों से वहाँ पर अपनी तदर्थ के रूप में आप लोग न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। कौन कर सकता है? तो वो मुख्य न्यायाधीश कर सकता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, निम्नलिखित से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ठीक है। ऑप्शन ए गोलकनाथ, ऑप्शन बी ए.के. गोपालन, सी केशवानंद भारती या डी मेनका गांधी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी केशवानंद भारती, ठीक है। कब? 1973 में। कब किया गया था? तो ये 1973 में, ठीक है। संविधान के संशोधन में ये सब किया गया था 1973 के संविधान संशोधन में, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 131, ऑप्शन बी अनुच्छेद 132, ऑप्शन सी अनुच्छेद 134 की क्लॉज ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना
या ऑप्शन डी अनुच्छेद 133। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 134 की क्लॉज ए को मिलाकर पढ़ते हुए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उच्चतम न्यायालय के कानूनी मामले पर किसको परामर्श देने का अधिकार है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय को, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी को। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए राष्ट्रपति। कौन कर सकता है? तो वो राष्ट्रपति अपना परामर्श दे सकता है। ठीक है, और किसी को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। अब हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन से मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? ऑप्शन ए केंद्र एवं राज्य के बीच विवाद, ऑप्शन बी राज्यों के परस्पर विवाद, या ऑप्शन सी मूल अधिकारों का प्रवर्तन, या ऑप्शन डी संविधान के उल्लंघन का से संरक्षण। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी मूल अधिकार का परिवर्तन। ठीक है, देखो इसमें क्या है, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों ही एक रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति होने के लिए कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? ऑप्शन ए 15 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 20 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी 10 वर्ष। देखो, या तो वो 10 वर्ष एडवोकेट रहा हो, कहाँ पर? हाई कोर्ट पर, या तो 5 साल वो क्या रहा हो? जज रहा हो। ठीक है, ये दो में से एक शर्त पूरी होनी चाहिए। कहाँ पर होना चाहिए? वो एससी पर। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज का अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, भारत के दिए गए न्यायालयों में से किसे या किन्हें अभिलेख न्यायालय का माना जाता है? ऑप्शन ए केवल उच्च न्यायालय को, ऑप्शन डी केवल उच्चतम न्यायालय को, या ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों को, या ऑप्शन डी जनपद न्यायालय को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ए और बी दोनों को अभिलेख न्यायालय का माना जाता। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन नीचे देख लेते हैं। देखो, अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 215 के तहत जो एससी होती है, ठीक है, क्या होती है? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया। ठीक है, यहाँ पर 215 जो यहाँ पर उच्च न्यायालय। ठीक है, यहाँ पर उच्च न्यायालय लिखने के लिए भूल गए हैं, तो यहाँ पर उच्च कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, उच्च न्यायालय के न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। और अब ये सीरीज यहीं से समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में करके बताइए आपको कौन सी सीरीज चाहिए, या फिर हम अपनी तरफ से लाएंगे। तो हम अपनी तरफ से कल से पर्यावरण से रिलेटेड महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन की सीरीज जारी होगी, तो उस सीरीज को आप लोग ज़रूर देखिएगा करके। और चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर किया करें। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।